वायु हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणें एवं हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन का समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह एक वायु राशि है जिनसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया जाता है। वायुमंडल का संगठन आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। में वर्ता रेखा दिया गया है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, अन्य गैसें 0.04%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जिसे वायु के विभिन्न संघटकों का प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु से सर्वाधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों का अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। वे सीधे वायु में नाइट्रोजन नहीं ले जा पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम अपने वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य एवं पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों एवं पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। ये है वायुमंडल की संरचना। इसके अंदर क्षोभ सीमा जिसमें हम रहते हैं, समताप मंडल, फिर समताप सीमा,
मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा और बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। उपसीमा के ऊपर हवाई जहाज समताप मंडल में और ओजोन परत भी यहीं पर होती है। क्षोभ मंडल जहाँ पर हम रहते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर तक है। हमारा वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एवं मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं के लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत पर द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा कि यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है, परंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य की मात्रा का भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़
भाग का केवल 1/2 अरब ही प्राप्त करता है। 2 अरब ही प्राप्त करता है। तापमापी ताप को मापता है। वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। तापमापी तापमान, वर्षा मापी वर्षा और वायुदाब मापी वायुदाब और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायुदाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव करते हैं। यदि यह इसलिए होता है कि क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आज आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज हवा में छाता लेकर चलना आसान नहीं। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए एक समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। स्थायी पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने। स्थायी पवने ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? उसे लू कहते हैं। ध्रुवीय पवन, अधोध्रुवीय निम्न दाब, सनातन पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन। उपोष्ण उच्च दाब, हार्श अक्षांश। उत्तरी व्यापारिक पवने, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब, डोलड्रम। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने,
इनकी दिशा का ध्यान देना है। उपोषण उच्च दाब, हॉर्स अक्षांश, सनातन पछुआ पवने, अधोध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय पूर्वी मैदान उच्च दाब। ध्रुवों पर उच्च दाब होता है और अधोध्रुवीय की तरफ आती है ध्रुवीय पूर्वी पवने या भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। सनातन पछुआ पवने ध्रुवीय पवनों के सामने आती हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ जाती हैं। उपोषण उच्च पवने भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर। और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा की ओर, मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर। भारत के पूर्वी समुद्री तट चक्रवात प्राकृतिक आवेश है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से अधिक ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात को फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही। अचानक 7 से 10 मीटर की ऊंचाई ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया। सेल्सियस मापने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई आंतरिक पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस आंतरिक पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिसके अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कंटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र
उपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच मैंग्रोव के जल लुप्त हो गए। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गति न रहने की स्थिति में यह असंघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहा एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सहवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला। मैं मेरे स्तर पे मेरे तरीके से पढ़ रही हूँ। आपको मेरे साथ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।